नमस्कार, हमारे खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। रणवीर अलाहाबादिया का हालिया मामला सोशल मीडिया और कानूनी हलकों में गर्म चर्चा का विषय बन गया है। आप देखिए, इस पूरे मामले का ये जो पूरा मामला है वो गर्माता जा रहा है। समय रैना के यूट्यूब शो इंडियाज गॉट लेटेंट में इस्तेमाल की गई भाषा और उनके अभद्र व्यवहार पर सुप्रीम कोर्ट ने अब कड़ी प्रतिक्रिया दी है, आपत्ति जताई। सुप्रीम कोर्ट ने अलाहाबादिया के बयानों को उनकी गंदी मानसिकता का परिचायक बताया। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि ऐसा व्यवहार निंदनीय है। केवल लोकप्रियता के आधार पर कोई भी व्यक्ति सामाजिक नियमों को तोड़ने की छूट नहीं पा सकता। रणवीर अलाहाबादिया दिमाग अश्लीलता से भरा। इंडियाज गॉट लेटेंट, पेरेंट्स पर अश्लील कमेंट। पासपोर्ट जब्त, शो पर रोक, सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त। अदालत की फटकार, करियर हुआ दागदार। मुंबई, गुवाहाटी, जयपुर दर्ज मामलों पर काटेंगे चक्कर। गिरफ्तारी पर रोक, दर्ज एफआईआर नहीं होगी मर्ज। थाने में जाना पड़ेगा, कुछ भी बोलने का हक नहीं मिला। धमकियों पर मांगी सुरक्षा, थाने में निवेदन करना पड़ेगा। आगे दर्ज नहीं होंगी एफआईआर, अश्लीलता फैलाने के जिम्मेदार। ऑनलाइन अश्लील कंटेंट सरकार जल्द करेगी रेगुलेट। तो रणवीर अलाहाबादिया ने अपने खिलाफ कई एफआईआर को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके देश छोड़ने पर पाबंदी लगा दी, उनका पासपोर्ट जमा करने का आदेश भी दिया। अब कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि उनके शो के आधार पर अब कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं होगी। देखिए, यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया फिलहाल कोई शो नहीं कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक के साथ ये पाबंदी भी लगा दी। कोर्ट ने रणवीर के खिलाफ मुंबई, गुवाहाटी और जयपुर में दर्ज 3 एफआईआर को मर्ज करके एक केस चलाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने आदेश सुनाने के बाद सरकारी वकील एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि केंद्र सरकार ऑनलाइन अश्लील कंटेंट पर रेगुलेट करे, नहीं तो कोर्ट को खुद ही कुछ करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने रणवीर अलाहाबादिया की याचिका पर सुनवाई की। रणवीर पर आरोप है कि उन्होंने समय रैना को शो इंडियाज गॉट लेटेंट में पेरेंट्स पर अश्लील कमेंट्स किए थे। रणवीर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर 3 बातें कही थी। देश भर में दर्ज सभी एफआईआर पर एक जगह सुनवाई हो, गिरफ्तारी से छूट मिले, धमकियों के कारण पर्सनल सुरक्षा मिले। रणवीर अलाहाबादिया के अश्लील कमेंट को लेकर देश भर में 3 एफआईआर दर्ज हुई है। इसको लेकर रणवीर ने सुप्रीम कोर्ट में 14 फरवरी को याचिका दायर की थी। तब कोर्ट ने कहा था कि 1-2 दिन में इस पर सुनवाई की जाएगी। 10 फरवरी को असम में गुवाहाटी पुलिस ने रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना समेत 5 इन्फ्लुएंसर के खिलाफ पहली एफआईआर दर्ज की। इन पर इंडिया गॉट लेटेंट शो में अश्लीलता को बढ़ावा देने, सेक्सुअल और अश्लील चर्चा में शामिल होने के तहत मामला दर्ज हुआ। 11 फरवरी को मुंबई में दूसरी एफआईआर दर्ज हुई। ये मामला महाराष्ट्र पुलिस की साइबर ब्रांच और खार पुलिस ने दर्ज किया। रणवीर और समय के अलावा शो के 30 गेस्ट पर भी केस दर्ज हुआ, जिन्होंने शो के सभी एपिसोड में हिस्सा लिया था। वहीं 17 फरवरी को जयपुर कमिश्नरेट के साइबर थाने में जय राजपूताना संघ ने तीसरी शिकायत दर्ज कराई। इसमें रणवीर और अन्य साथियों पर 0 नंबर एफआईआर हुई। वहीं अब रणवीर अलाहाबादिया की अपील पर सुप्रीम कोर्ट
कुछ बड़े अंतरिम आदेश दिए हैं। रणबीर अलाहाबादिया को तीनों एफआईआर में गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी है। आसान भाषा में समझें तो इस मामले में आखिरी फैसला आने तक रणबीर को कोर्ट की ओर से प्रोटेक्शन मिलेगा, जिससे रणबीर को कोई नुकसान न हो। सुप्रीम कोर्ट के ताजा ऑर्डर ने एक बहुत बड़े विवाद का जन्म दिया है। रणबीर इलाहाबादिया ने जिस प्रकार के हमारे आदित निंदनीय जो सोशल मीडिया पर उन्होंने एक प्रोग्राम के माध्यम से किया है, वो निश्चित रूप से उसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। और जितने शब्द कड़ी से जितना कड़ी निंदा की जा सके वो कम है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नो डाउट उनके इस गंदी मानसिकता के ऊपर जो है टिप्पणी की है कि इस प्रकार का प्रोग्राम हमारे समाज के लिए खतरनाक है। इस तरह के प्रोग्राम हमारे देश के लिए खतरनाक है और स्वतंत्रता की जो बोलने की आजादी है, इसका मतलब कतई नहीं समझना चाहिए कि कानून तोड़ा जाए। लेकिन निश्चित रूप से कानून तोड़ा गया। निश्चित रूप से इनका प्रोग्राम है वो बच्चों के ऊपर प्रभावित किया। इनका जो आचरण है वो पब्लिक जो मर्यादा है उसके विरुद्ध रहा है। इंडियाज गॉट लेटेंट मामले में रणबीर के खिलाफ आगे कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी, यानी इस मामले में रणबीर पर अब कोई नई एफआईआर दर्ज नहीं हो सकेगी। सिर्फ पहले से दर्ज केस पर ही सुनवाई चलेगी। कोर्ट ने रणबीर को किसी भी खतरे या धमकी से सुरक्षा के लिए महाराष्ट्र और असम की लोकल पुलिस से मदद मांगने को कहा, ताकि वो जांच में शामिल हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने रणबीर अलाहाबादिया की याचिका पर अंतरिम आदेश देते हुए गिरफ्तारी पर रोक तो लगा दी, लेकिन साथ में कई शर्तें भी जोड़ दी। रणबीर को पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर फौरन थाने में हाजिर होना होगा। वो जांच में पूरा सहयोग करेंगे और पुलिस स्टेशन में किसी वकील के साथ नहीं जाएंगे। रणबीर को अपना पासपोर्ट मुंबई के ठाणे पुलिस स्टेशन में जमा करना होगा। सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बिना रणबीर देश नहीं छोड़ सकेंगे। रणबीर और उनके साथी अगले आदेश तक कोई भी शो नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने रणबीर अलाहाबादिया को जमकर फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि रणबीर के दिमाग में कुछ गंदा है जो इंडियाज गॉट लेटेंट के जरिए बाहर आ गया है। रणबीर ने जो शब्द चुने हैं उससे माता पिता शर्मिंदा महसूस करेंगे, बेटियां और बहनें शर्मिंदा महसूस करेंगी। अगर रणबीर इस तरह के बयान देकर सस्ती पॉपुलैरिटी हासिल कर सकते हैं तो कोई और भी ऐसा करके पॉपुलर होने की कोशिश कर सकता है। कोर्ट को इस तरह के व्यक्ति की सुनवाई क्यों करनी चाहिए? पॉपुलर होने का मतलब ये नहीं कि रणबीर कुछ भी कमेंट करें। आप लोगों के माता पिता की बेइज्जती कर रहे हैं। क्या आर्ट के नाम पर आपको कुछ भी बोलने का लाइसेंस मिल गया है? तो कोर्ट के अगले आदेश तक रणबीर देश या विदेश में कहीं भी शो या पॉडकास्ट नहीं कर पाएंगे। इसके बावजूद अगर रणबीर ने कहीं शो किया तो उनको मिली राहत खत्म हो जाएगी और उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। जब तक केस चलेगा तब तक रणबीर को कोर्ट के आदेशों को मानना ही पड़ेगा। वहीं ऑर्डर सुनाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अश्लील कंटेंट को रेगुलेट यानी कि नियंत्रण करने के लिए नियम बनाने की मंशा जाहिर की। इस पर केंद्र सरकार से विचार भी किया जा रहा है। अब आपको दिखाते हैं इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट। कानून के जानकारों के मुताबिक कोर्ट ने फिलहाल रणबीर पर किसी भी तरह का शो करने पर पाबंदी लगाई है। इस मामले में जांच पूरी होने के बाद उन्हें एक एप्लीकेशन देनी होगी। इसके जरिए उन्हें दोबारा शो करने की इजाजत मिल जाएगी। कोर्ट ने रणबीर पर स्थायी नहीं बल्कि अस्थायी प्रतिबंध लगाया है। अभी कोर्ट ने रणबीर की याचिका पर सुनवाई करते हुए अस्थायी प्रतिबंध लगाया है, लेकिन अगर किसी अन्य व्यक्ति ने रणबीर के शो पर बैन लगाने की याचिका दायर की होती तब उन पर स्थायी प्रतिबंध लग जाता, यानी रणबीर कभी शो नहीं कर पाते। अपराधी
अगर समय के साथ उसमें कोई बदलाव आ जाए तो वो अपराधी नहीं रहता है, क्योंकि कानून का जो उद्देश्य होता है वो रिहैबिलिटेटिव होता है, न कि प्यूनिटिव होता है। Therefore, ये उनका कैरियर खत्म नहीं हो जाएगा, उनको केस लड़ना पड़ेगा, उनको बताना होगा कि मैं ये प्रोग्राम करके मेरा जो इंटेंशन था वो कतई जो है समाज को समाज की मानसिकता को इफेक्ट करने का नहीं है। तो निश्चित रूप से उनका कैरियर तो खत्म नहीं हुआ है। नो डाउट उनको सजा मिल सकती है, क्योंकि हमारे बीएनएस में जो है सेक्शन 296 में 2 साल से 5 साल तक सजा है उसमें। और अगर प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस लाती है तो निश्चित रूप से उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जा सकती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो और कोई काम नहीं कर सकते। कोर्ट के अगले आदेश तक रणवीर देश या विदेश में कहीं भी शो या पॉडकास्ट नहीं कर पाएंगे। इसके बावजूद अगर रणवीर ने कहीं शो किया तो उनको मिली राहत खत्म हो जाएगी और उन्हें जेल भेजा जाएगा। जब तक केस चलेगा तब तक रणवीर को कोर्ट के आदेशों को मानना पड़ेगा। लेकिन वहीं कानून के विशेषज्ञों का कहना है कि संविधान के आर्टिकल 19 और 21 में देश के हर नागरिक को व्यावसायिक स्वतंत्रता और जीने का अधिकार है, यानी देश में हर व्यक्ति को कमाने खाने की आजादी है। अन्य इन्फ्लुएंसर की तरह रणवीर भी अपना काम दोबारा शुरू कर सकते हैं और कंटेंट बना सकते हैं। इसलिए कोर्ट के अंतरिम आदेश से रणवीर का करियर खत्म नहीं होगा। लेकिन रणवीर की कंट्रोवर्सी शुरू होते ही उनके YouTube और Instagram पर हजारों फॉलोअर्स कम हो गए। उनके बयान से सामाजिक और सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। इसलिए अगर वे निर्दोष पाए गए तब भी उन्हें पहले की तरह सम्मान नहीं मिलेगा। ऑर्डर सुनाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अश्लील कंटेंट को रेगुलेट यानी नियंत्रित करने के लिए नियम बनाने की मंशा जाहिर की। इस पर केंद्र सरकार से उसके विचार भी पूछे। कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार अपने लेवल पर कुछ कदम उठाती है तो हमें खुशी होगी, लेकिन अगर सरकार कुछ नहीं करती तब भी कोर्ट इस मामले को छोड़ने वाला नहीं है और इस पर कुछ न कुछ जरूर किया जाएगा। साथ ही कोर्ट ने ऑनलाइन कंटेंट के रेगुलेशंस यानी नियमों की खामियों को दूर करने के लिए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमन और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से मदद मांगी। कोर्ट ने ये बातें एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कही। कानून के विशेषज्ञों के मुताबिक आर्टिकल 19 में सोशल मीडिया को लेकर फ्रीडम की बात होती है। कोई व्यक्ति संवैधानिक स्वतंत्रता के दायरे में रहकर सोशल मीडिया पर कंटेंट अपलोड कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी कुछ भी बोल सकता है। अगर कानून बनता है तो उसमें कंटेंट अपलोड करने को लेकर नियम तय किए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है कि सोशल मीडिया रेगुलेट करने के नियम बनाने से यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स पर झूठे केस दर्ज हो सकते हैं। कुछ लोगों को आशंका है कि अगर केंद्र सरकार रेगुलेशन कानून बनाती है तो इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, झूठे केस दर्ज हो सकते हैं। इससे सोशल मीडिया पूरा ही क्रिमिनलाइज हो जाएगा। अगर आपको हर चीज के लिए गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होगा तो बोलना आसान नहीं होगा। वैसे भी सोशल मीडिया को कंट्रोल करना आसान नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में ऐसी कई याचिकाएं लंबित हैं जिनमें सोशल मीडिया कंटेंट को लेकर कानून बनाने की बात कही गई है। वैसे भी किसी जमानत याचिका में कानून बनाने का निर्धारण नहीं हो सकता। कानून बनाने का अधिकार संसद का है। देखिए, सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अश्लील कंटेंट रोकने के लिए सरकार की तरफ से क्या पॉलिसी है वो आपको समझाते हैं। सरकार ने दरअसल 2021 में गाइडलाइन बनाई थी। इसके बावजूद भी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे अश्लील कंटेंट आ रहे हैं, क्योंकि आईटी एक्ट के एक नियम ने गाइडलाइन को बेअसर कर दिया। आईटी एक्ट के मुताबिक कंटेंट की जिम्मेदारी उसके क्रिएटर की होती है। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, इसलिए कंटेंट की निगरानी नहीं की जाती है। देखिए, रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना से पहले एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा और एकता कपूर कुछ इस तरह के मामलों में फंस चुके हैं। सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अश्लील कंटेंट रोकने के लिए सरकार ने 2021 में गाइडलाइन बनाई थी। एक्सपर्ट्स बताते हैं
कि इसके बावजूद यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स पर अश्लील कंटेंट आ रहे हैं, क्योंकि आईटी एक्ट के एक नियम ने गाइडलाइन को बेअसर कर दिया। रणवीर इलाहाबादिया केस के बहाने हमने इसकी पड़ताल की है कि सरकार और कोर्ट की सख्ती के बाद भी सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट क्यों नहीं रुक रहा। सोशल मीडिया पर रेगुलेशन बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है कि ये अनरेगुलेटेड है। आज भी सोशल मीडिया के ऊपर इतना अभद्र प्रोग्राम आ रहा है, इतने अश्लील प्रोग्राम आ रहे हैं, जिससे न केवल बच्चे पर प्रभाव पड़ रहा है, पूरे समाज पर पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट अगर रेगुलेशन लाने के लिए ये बात कही है, तो निश्चित रूप से इस पर सरकार को गंभीरता से सोचने की जरूरत है। अब जहां तक रेगुलेशन बनाने में बहुत सारी समस्याएं हैं, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर जो है हमारे देश से ऑपरेट नहीं करते हैं, विदेशों से ऑपरेट करते हैं। तो एक बहुत बड़ा ये डिबेट का विषय है कि क्या रेगुलेशन इफेक्टिव होगा कि नहीं। लेकिन निश्चित रूप से रेगुलेशन एक सही कदम है, एक सही दिशा में एक कदम हो सकता है, और सरकार को इसके विरुद्ध इसके तरफ सोचने की जरूरत है। दरअसल क्रिएटर की जिम्मेदारी आईटी एक्ट के मुताबिक कंटेंट की जिम्मेदारी उसके क्रिएटर की होती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, इसलिए कंटेंट की निगरानी नहीं की जाती। आईटी एक्ट की धारा 79 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बड़ी छूट मिली है। ये खुद कंटेंट क्रिएट नहीं करते, थर्ड पार्टी कंटेंट क्रिएट करती है, वही अपलोड भी करती है। ऐसे में ये छूट मिली है कि उस प्लेटफॉर्म को किसी दूसरे की गलती की सजा न मिले। आसान भाषा में कहें तो किसी प्लेटफॉर्म ने खुद कोई कंटेंट नहीं बनाया है, लेकिन अगर उस पर केस बनता है तो प्लेटफॉर्म को छूट मिलनी चाहिए। रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना का केस अलग है। ये खुद कंटेंट क्रिएटर हैं, ये खुद बोल रहे थे, इसलिए इन पर सीधे केस बना है। इन्होंने उसे यूट्यूब पर अपलोड किया है। इस केस में यूट्यूब पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। भारत सरकार ने 2021 में एक गाइडलाइन बनाई थी। इसमें सोशल मीडिया की जवाबदेही तय की गई थी। इसे सोशल मीडिया रूल्स भी कहते हैं। इसमें बताया गया है कि किस तरह का कंटेंट दिखा सकते हैं और किस तरह का कंटेंट होना चाहिए। उसी आधार पर पिछले साल अश्लील कंटेंट दिखाने वाले कई ऐप्स बंद कराए गए थे। कंटेंट पर नजर रखने के लिए ग्रीवांस सिस्टम है। सोशल मीडिया या दूसरे प्लेटफॉर्म पर अश्लील कंटेंट की शिकायत सूचना प्रसारण मंत्रालय की वेबसाइट पर की जा सकती है। प्लेटफॉर्म की वेबसाइट पर भी ग्रीवांस ऑफिसर के ईमेल और फोन नंबर होते हैं, वहां भी शिकायत कर सकते हैं। भारत सरकार ने 2021 में द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स बनाया था। इसे 6 अप्रैल 2023 को अपडेट किया गया। 30 पेज की गाइडलाइंस में सोशल मीडिया, फिल्म और वेब सीरीज के लिए नियम बताए गए हैं। पेज नंबर 28 पर फिल्म, वेब सीरीज और एंटरटेनमेंट प्रोग्राम के लिए जनरल गाइडलाइंस है। इसमें टारगेट ऑडियंस के आधार पर कैटेगरी तय करना जरूरी है। ये चेतावनी देना भी जरूरी है कि आप क्या कंटेंट दिखा रहे हैं। गाइडलाइंस के मुताबिक ओटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ग्रीवांस ऑफिसर रखने होंगे। कंटेंट कानून के हिसाब से होना चाहिए। उसमें सेक्स न हो, एंटी नेशन न हो और बच्चों महिलाओं को नुकसान पहुंचाने वाला न हो। इसकी निगरानी के लिए 2 तरह के नियम हैं। पहला, सेल्फ रेगुलेटरी होना चाहिए, मतलब कंटेंट को अपलोड करने वाला सरकार की गाइडलाइंस का ध्यान रखेगा। इसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ओटीटी, मोबाइल ऐप्स खुद इनका ध्यान रखेंगे। ये जांचेंगे कि कोई कंटेंट गलत तो नहीं है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी नहीं होनी चाहिए। ये भी देखेंगे कि सेक्सुअल कंटेंट किस लेवल का है और भाषा किस तरह की है। दूसरा नियम यह है कि अगर किसी को कंटेंट पर आपत्ति है तो वो शिकायत कर सकता है। इसके लिए कंटेंट पब्लिश करने वाले प्लेटफॉर्म, वेबसाइट और ऐप पर शिकायत करने के लिए सिस्टम होगा। उस पर ग्रीवांस ऑफिसर का नाम, फोन नंबर और ईमेल आईडी होगी। कोई भी व्यक्ति उस पर शिकायत कर सकेगा। शिकायत अधिकारी 24 घंटे में शिकायत रजिस्टर करेगा। शिकायत करने वाले को एक्नॉलेजमेंट देना होगा। शिकायत की तारीख से 15 दिन के अंदर उसका हल करना होगा।
अगर कंटेंट हटाने की जरूरत होगी तो उसे हटाना होगा। शिकायत न सुनी जाए तो सूचना प्रसारण मंत्रालय की वेबसाइट पर भी शिकायत कर सकते हैं। कानून और समाज दोनों को एग्जिस्ट तभी करता है जब ये दोनों में बैलेंस होता है। अगर कानून ही नहीं रहेगा तो फिर समाज की कल्पना करना शायद बेमाना होगा। हम नहीं कर सकते हैं। समाज और कानून कोइंसाइड करते हैं। अगर समाज नहीं है तो समाज, अगर समाज नहीं है तो लॉ नहीं है, लॉ नहीं है तो समाज नहीं है। बोथ आर इंटरडिपेंडेंट। सो देयरफॉर ये जो सिचुएशन है वो निश्चित रूप से यह एक बड़ा असमंजस का सिचुएशन है, क्योंकि हमारे देश में कानून का जो कानून है वो कानून पर्याप्त नहीं कह सकते हैं। 18 ओटीटी ब्लॉक। आपको बता दें कि 12 मार्च 2024 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अश्लील कंटेंट दिखाने वाले 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया। इनके अलावा 19 वेबसाइट, 10 ऐप और इनसे जुड़े 57 सोशल मीडिया अकाउंट्स भी बंद कर दिए गए। मंत्रालय के प्रेस नोट में सभी 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के नाम भी दिए गए हैं। प्रेस नोट में लिखा था कि अब इन्हें भारत में कहीं भी एक्सेस नहीं किया जा सकता है। हमारी पड़ताल में पता चला कि वेबसाइट और ओटीटी प्लेटफॉर्म तो बंद हैं, लेकिन बैन किए गए 18 ऐप में से 11 का कंटेंट अब टेलीग्राम पर मिल रहा है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अलाहाबादिया की याचिका की सुनवाई के दौरान केंद्र से यह भी पूछा कि क्या वो यूट्यूब और दूसरी सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री को रोकने के बारे में क्या कर रही है। अब कोर्ट ने केंद्र से यूट्यूब और दूसरे सोशल साइट्स पर अश्लील कंटेंट को रेगुलेट करने पर विचार करने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान यह भी कहा कि हम चाहते हैं कि सरकार कुछ करे, नहीं तो अदालत इस खालीपन और बंजर क्षेत्र को उस तरह नहीं छोड़ेगी जिस तरह से तथाकथित यूट्यूब चैनल इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। पीठ ने यह भी कहा कि हमें इस मुद्दे के महत्व को, संवेदनशीलता को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें जारी हैं।